हैप्पी बर्थडे। थैंक यू समीर जी। अभी ये बताइए कि इंडियन बाजार को आप इस समय कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस चश्मे से? सेकेंड क्वार्टर के वो आना शुरू हो गए, अपडेट्स बड़े हेल्दी दिख रहे हैं। अगर हम कुछ और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखें, जीएसटी कलेक्शन, एयरपोर्ट्स का डेटा, पावर का डेटा, सब कुछ बड़ा हंकी डोरी लग रहा है। फिर भी एक डर का माहौल बना हुआ है कि हम ग्लोबल मार्केट इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाजार की हालत खस्ता है एकदम इकोनॉमी की, हम कैसे अलग खड़े रह सकते हैं? एक तरफ डर का भी माहौल है, आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए बेस्ट वे आई कैन पुट इट कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो जो थोड़ा बाकी है वो इस पॉइंट पर है कि अब जरा यूएस मार्केट जरा गिरनी बंद कर दे, या वहां की फेडरल रिजर्व की हॉकिश लैंग्वेज कम हो जाए, और ये 1-2 महीने की बात है। तो आई थिंक वेयर इन द लास्ट राउंड, मतलब कि इसी क्वार्टर में प्लस माइनस यूएस मार्केट ने अगर थोड़ा बहुत और गिरना है तो गिरेगी, और नहीं गिरना तो नहीं गिरेगी, बिकॉज उनके सारे जो इवेंट्स हैं इसी क्वार्टर के हैं। और हमारी तरफ से, इंडियन मार्केट की तरफ से तो प्यार हो चुका है, अब ग्लोबल मार्केट्स को 1-2 महीने नेगोशिएट करना है। तो अगर किसी को लॉन्गर टर्म 2 साल 4 साल का व्यू लेना है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्योंकि फंड मैनेजर हैं, ऑलरेडी 94% इन्वेस्टेड हैं, जैसे लॉन्ग ओनली फंड में वो हम लास्ट 5-6% के लिए अपनी ओवर एनालिसिस करते हैं कि उसको आज डालें कि 4 दिन बाद डालें, तो उसी की बात है। वरना एनी लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए ऑलरेडी प्यार हो चुका है। अभी आप अपना पीएमएस से कारोबार बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिससे यहाँ भारत में आगे बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड का भी कारोबार, आपको लाइसेंस मिल गया है, भारत में खोलना चाहते हैं, और वो भी 30 साल के फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के बाद। तो आप जब अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपको ज़रूर यहाँ से 8-10 साल की रनवे बहुत बढ़िया नज़र आ रही होगी। आप उसमें 2-4 ऐसी बातें बताएं आज हमारे फर्स्ट बर्थडे पे जो नए इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए, और वो ये ना सोचे इतना चला हुआ है बाजार, इतना डिस्कवर्ड मार्केट हो गया इंडिया, यहाँ से भी बहुत मौके हैं पैसा बनाने के। पहली बात है वही लाइसेंस में भी दूर है, अभी इन प्रिंसिपल लाइसेंस है, उसमें 6-8 महीने लगेंगे। बट जनरली क्योंकि पहला बार जब म्यूचुअल फंड हुआ था तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व था। तो अलायंस कैपिटल का मैं फर्स्ट एम्प्लॉय था, और बाय 2003 हमारा अलायंस इंडिया का बिगेस्ट म्यूचुअल फंड बन गया प्राइवेट सेक्टर में, इक्विटीज में। तो इसलिए वो दिन मेरे बड़े अच्छे थे और मुझे फिर से वो करने का दिल कर रहा है। लेकिन बिग पिक्चर में अगर आप देखें तो लास्ट 25 सालों में इंडियन मार्केट ने करीब 14% पर एनम रिटर्न दिया रुपीज में, और डॉलर में दिया अराउंड 10% पर एनम। तो वो जो 10% रिटर्न दिया है वो वॉरेन बफेट के भी डॉलर रिटर्न से बेटर है, यूएस मार्केट से बेटर है, चाइना से बेटर है, यूरोप से बेटर है, यूएस एसएनपी से बेटर है। तो इसलिए वो कहानी जो इंडिया की चल रही है वो अच्छी चल रही है। और उस वक्त तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में ये ऐसे रिटर्न्स बने हैं, जिसमें एशियन क्राइसिस हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, रशियन क्राइसिस हुआ, उसमें डीमोनेटाइजेशन हुई, उसमें अटैक ऑन पार्लियामेंट, फिर 9/11, फिर 26/11। तो अभी जब हम फॉरवर्ड देखते हैं तो अभी हमें पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। तो ये 13-14% का रिटर्न बनाना मुश्किल नहीं लगता। अगर आपको लगे कि जी इतने सालों के रिटर्न के बाद कैसे ये रिटर्न बन सकता है, तो अगर आप यूएस मार्केट का 25 साल का रिटर्न देखें तो वो भी 8% डॉलर में रहा है, मतलब उनका भी रिटर्न रुपीज में 12% रहा है, विच इज लोअर देन इंडिया, बट अगर इन इटसेल्फ देखें नॉट बैड। इसलिए बेसिक लेसन ये है कि आप कोई भी लॉन्गर टर्म पीरियड में कोई भी मार्केट देखें वो अपने मार्केट के बाकी ऑल्टरनेटिव से बेटर होती है। तो फर्स्ट लेवल ये है। और सेकंड, इंडिया में अट्रैक्शन ये हुई है हमारी म्यूचुअल फंड में कोशिश करने की और पीएमएस एआई वगैरह में, कि इंडियन मार्केट के अब लोकल इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़े हो गए हैं और उन्होंने मार्केट्स को एक्सेप्ट कर लिया कि उनके पोर्टफोलियो में इक्विटीज होनी चाहिए, जो वर्ल्ड वाले इन्वेस्टर में बहुत ज़्यादा होती हैं, इंडिया में काफ़ी कम होती थी, बट ऑन द मार्जिन इंडिया में भी बढ़ रही है। तो इंडिया की स्टोरी बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है कि इंडियन मार्केट में इक्विटीज़ का एक्चुअल लोगों का रिटर्न अच्छा रहा है। एंड अभी जो नई पॉलिसीज़, नई चीज़ें, जीएसटी कलेक्शन या डिजिटाइजेशन या मोर रिफॉर्म्स या पीएसयूज डूइंग बेटर, इन सबसे मोटा माटी लगता है कि देयर इज नो रीजन कि पिछले 25 साल के रिटर्न के बराबर का ना हो, अगर उससे ज़्यादा ना भी हो तो। समीर जी, आपसे बात करके ना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। एक तो आप दिल से खुल के बोलते हैं, बाय नेचर पंजाबी, बाय फूड पंजाबी हो आप। तो मैं आपका पुराना शो देख रहा था, निकुंज जी के साथ आप गोलगप्पे खा रहे थे, बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है।
अच्छा भाई, एक गल मैं थोड़ा पंजाबी टच दे के आपसे पूछ रहा हूँ ताकि वो दिल से बात निकल आए। जब कहते हैं दो पंजाबी जब इकट्ठे गल करते ना फिर दिलों गल निकलती है, दिल से बात आती है। तो मेरे को जरा आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि बाजार बहुत बढ़िया अच्छा चलेगा, बहुत अच्छे बढ़िया से रहेगा आगे भी, इंडियन मार्केट में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। सर कुछ ना नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी को लेकर बात हुई है, कुछ गवर्नमेंट अपना डीएनए भी धीरे धीरे चेंज कर रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि सरकारी कंपनीज को भाई आप लोग चलाओ, हम तो स्टेक बेचना चाहते हैं। ये पिछले 10 साल में ऐसा हुआ नहीं सर, 10 साल बाद ऐसा हमने ये चीज़ें होती हुई देख रहे हैं। ये जो नया चेंज मार्केट के अंदर आ रहा है, नई फिलॉसफी मार्केट के अंदर आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं और इस पर कितनी बैटिंग करनी चाहिए? नए सेक्टर आ रहे हैं जैसे ये हाइड्रो वगैरह, ये तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये दीज आर टू बिग कैपिटल इंटेंसिव। और एक बात समझें कि जो चीज़ इकोनॉमी के लिए अच्छी है वो 1 मिनट में ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हैं कि बड़ी कंपनीज बड़ा कैपेक्स कर रही हैं और इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बड़े अच्छे हैं, बट हम उन प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाते क्योंकि हमें बड़े ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनियां नहीं पसंद, जो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करें वो नहीं पसंद एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, क्योंकि उसमें पहले तो आपका रिस्क बड़ा हाई होता है, फिर वो प्रोजेक्ट 5-5, 10-10 साल के इन्वेस्टमेंट के होते हैं और उनमें कई बार वो कोई अप्रूवल एंड में नहीं आई, कोई गवर्नमेंट, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, वो सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अभी रिफॉर्म अनाउंस करें कि जी इंडिया का बैंकिंग सेक्टर हम पूरा खोल रहे हैं और पता नहीं लेट्स से कि 15 प्राइवेट सेक्टर नए बैंक अलाउड है, अब ये रिफॉर्म है, ये इकोनॉमी में सारे न्यूज़पेपर्स कहेंगे कि इंडिया में रिफॉर्म्स हो गए, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट के जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी क्योंकि अब 15 और बैंक आ गए लेटेस्ट से। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कहानी है वो उनका रिटर्न अच्छा हो, उनका प्रोजेक्ट उनके कंट्रोल में हो, ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड ना करे, ज़्यादा ग्लोबल पॉलिसीज़ पे मतलब ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड ना करे, ताकि हमें समझ आ सके। इसलिए ब्रॉडली जो सेक्टर इंडिया में हमें पसंद है और मोस्टली जो वर्ल्ड में सेक्टर्स चलते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर। आप किसी भी तरीके से देख लें, हम उसको आईटी बोलते हैं, वहाँ पे उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो अलग है, बट कंसेप्चुअली ये 3-4 सेक्टर होते हैं। अब अगर जैसे कोई पीएसयू अच्छा करे तो उसको अलग से देख सकते हैं। अब हम नॉर्मली 25 साल से कहते रहे कि हम पीएसयूज नहीं खरीदते, लेकिन अभी हमारे फंड में 2 हैं, एक स्टेट बैंक और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी का जो मैनेजमेंट है या उस वक्त इन्वायरमेंट है वो उसको बहुत हेल्प कर रहा है, तो फिर वो अगर पीएसयू भी हो तो हम लेते हैं। बट हम जनरली कहते हैं कि हमें पीएसयूज नहीं पसंद, हमें प्राइवेट सेक्टर पसंद है, क्योंकि मोस्टली दैट हैज व्हाट इज वर्कड आउट। बट जो आप कह रहे हो ठीक बात है, लेकिन उसका कौन से स्टॉक पे इन्फ्लुएंस होगा, अभी तक वो हमें डिफेंस में मिला, तो हमने इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हुआ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग समीर, आप एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि ऑयल हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहता है इंडियन मार्केट्स के लिए, और अब तो आरबीआई गवर्नर ने भी उसे एक ब्रैकेट में रहने की बात कही है, $80 to $90 के ब्रैकेट में। ये कितना बड़ा पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि एक्सपर्ट्स मानने वाले तो कहते हैं 80 के नीचे ही बेनिफिशियल होना चाहिए इंडिया के लिए, लेकिन अगर 80 to 90 ऑयल का ब्रैकेट रहता है, क्योंकि कहाँ पहले स्ट्रैटेजी हुआ करती थी अगर ऑयल ऊपर है तो इंडियन मार्केट्स को सेल करो, लेकिन आप इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया में ऑयल की इस करंट चाल को, इस मोमेंटम को कितना बड़ा पॉजिटिव या कितना चैलेंजिंग देखते हैं? ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं रहा अब, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि अच्छा जी ऑयल तो बढ़ गया, लेकिन वो तो अब पब्लिक को पास ऑन हो गया, सो गवर्नमेंट का रिस्क अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले क्या होता था कि सारा का सारा जो लॉस था वो गवर्नमेंट बैलेंस शीट पे आता था। अब वो बेसिकली क्योंकि आप पास ऑन कर देते हो तो वो हल्के हल्के सब कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उधर से लोग बोलेंगे कि अब रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में जो इंडियन इतने वर्कर्स हैं उनकी सैलरियां बढ़ेंगी, या फिर मिडिल ईस्ट से ये सॉवरेन फंड्स आके इन्वेस्ट करते हैं। तो घूम फिर के आप कोई भी प्राइस, अनलेस कि वो बड़ी शार्पली राइज हुई हो, उसको हमारी मार्केट, और मैं भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेता। अगर वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा तो हम कहेंगे हम कंज्यूमर कंपनी खरीद रहे हैं, अगर ये नहीं हम कहेंगे जी हम आईटी लेंगे। तो इससे ओवर टाइम बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है कि ऑयल प्राइस क्या है, अनलेस कि आप बोलो कि जी $200 हो रही है 6 महीने में, साल में। अदरवाइज वो $10-20 ऊपर नीचे भी हो, बियॉन्ड अ पॉइंट उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव हम नहीं होते। तो बट अदरवाइज ये स्वीट स्पॉट है, अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ये स्वीट स्पॉट है, इट इज बेटर देन बीइंग एट 100। बट अगर 100 होता तो मैं कहता अच्छा जी हम ये नहीं ले रहे, हम वो वाले स्टॉक ले रहे हैं। बट हम इंडिया की बुलिशनेस इन चीज़ों से नहीं होगी, इंडिया की होगी कि इंडिया अभी रिलेटिवली
बहुत स्वीट स्पॉट पे है, बिकॉज इन्वेस्टर्स पैसे कहाँ डालते हैं, यूएस में, यूरोप में, चाइना में, इंडिया में, लेट अस से जापान में, और तो कोई बड़ा पूल है नहीं। और उसमें इंडिया की रिलेटिव पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, बिकॉज चाइना ने काफ़ी गंदा किया परफॉर्म भी और पॉलिसीज़ भी, और यूरोप में सबको पता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बैंक्स के साथ, एनर्जी कॉस्ट के साथ। यूएस मार्केट को खाली गिरना कम होना है, वो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में जो भी नए और 2 इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे उनसे या तो गिरेगी, गिरना होगा तो गिरेगी, नहीं गिरना होगा तो नहीं गिरेगी, बट इट विल प्ले आउट